हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सप्तक लेखलेख केंद्र चैप्टर 3। तो उसमें आपको बताने वाला हूँ, ये दूसरा पार्ट है और फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बना चुका हूँ। तो सेकंड पार्ट है ये, और फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपको पता है जैसे कि न्यू सिलेबस आपका चेंज हो चुका है। जैसे कि आपका फर्स्ट बुक में 6 चैप्टर और सेकेंड बुक में 6 चैप्टर यह अभी है। और आपका जो है, आपने नई सिलेबस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जाके आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं बताने वाला हूँ, इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको ब्रिक्स के बारे में और इजराइल के बारे में। और आपका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट आप दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और उसका ये सेकंड पार्ट है, इसके बाद आपका थर्ड पार्ट आएगा, उसमें भी आपको फुल सारी लास्ट तक उसमें मिल जाएगा। उसके बाद जो है ब्रिक्स, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रिक क्या है, तो इसका नाम कैसे पड़ा और इसमें कौन कौन से देश शामिल है, इसका सम्मेलन कब कब होता है और कैसे होता है। आप देख रहे होंगे ये ब्रिक है, 4 नाम है, लेकिन इसके बाद जो एक नाम ऐड हुआ वो था एस, उसका नाम था साउथ अफ्रीका। तो बी से बनता है ब्राज़ील, आर से बनता है रसिया, आई से बनता है इंडिया और आपका जो सी से बनता है चाइना। और उसके बाद कौन कौन से ऐड हुआ, बस ये देख लेंगे आप, ये 4 देश शामिल हैं। आपका इंडिया और आपका चाइना, वो क्या नाम है, साउथ अफ्रीका, इजराइल, रूस, आपका ये इसमें शामिल है। रूस, इजराइल, आपका ये 4 देश शामिल है। उसके बाद जो है इसमें ऐड हुआ एक नया देश, वो था साउथ अफ्रीका। वो कैसे ऐड हुआ वो बता देता हूँ मैं आपको, कौन से सम्मेलन के बाद ऐड हुआ। ये देखो, ये देख रहे होंगे आप ब्रिक्स, इसमें एस इसमें शामिल हुआ। इसमें पहले आपने देखा होगा, इसमें ये ब्राज़ील ये पहले से था, ब्राज़ील, सॉरी, हाँ, ये ब्राज़ील था, वो पहले से ऐड था। और रसिया, रसिया भी पहले से था। और उसके बाद चाइना भी पहले से था। और भारत, इंडिया भी पहले से था। लेकिन उसके बाद जो है आपका ये जो साउथ अफ्रीका है, ये बाद में 2010 में आपका ये ऐड हुआ। उसके बाद जो है आपको बताया तो मैं, 2010 में जब ऐड होने के बाद तो इसका नाम जो है ब्रिक्स रखा गया। पहले इसका नाम ब्रिक होता था, लेकिन बाद में से ब्रिक्स कर दिया गया। 2010 के बाद ये ऐड होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स रख दिया गया। वो कैसे, इसके बाद कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल हो गए, इसमें सदस्य शामिल होने वाला जो देश था वो सदस्य शामिल हो गए इसमें ब्रिक्स, इसका नाम ये पड़ गया ब्रिक्स। और इसमें जो शामिल होने वाले देश हैं वो हैं आपके साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राज़ील और आपका जो है, एक मिनट, हाँ, उसके बाद देखोगे आप चाइना, आपका रूस और आपका साउथ अफ्रीका, इंडिया, इजराइल, ये 5 देश में शामिल हो गए। उसके बाद इन देशों से बना आपका ब्रिक्स। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका जब इसमें ऐड हो गया तो ये 5 देशों से बनकर ये ब्रिक्स बन गया। और उसके बाद देखते हैं आगे, अगली स्लाइड पर चलते हैं। ब्रिक्स, ब्रिक्स का नाम कैसे पड़ा, ब्रिक्स क्या क्या है। वर्तमान समय में ब्रिक्स 5 देशों का एक संगठन है। अब के समय में जो है ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है। और इस समय को बनाने की शुरुआत 2006 में हुई थी। लेकिन जो पहले ब्रिक था उसमें जो उसकी शुरुआत पहले हुई थी वो थी 2006 में हुई थी। और उसके बाद जो है इसका पहला सम्मेलन जो 2009 में हुआ और था। और प्रारंभ में इसकी सदस्य संख्या 4 थी। दक्षिण अफ्रीका जिसमें बाद में 2010 में जुड़ा, इसके बाद इसकी संख्या 5 हो गई। जबकि क्या हुआ कि जब 2006 में इसका जो शुरुआत हुई और 2009 में जो पहला सम्मेलन हुआ, उसके बाद जो है इसकी संख्या 4 हो गई, 2010 में जुड़ा। और उसके बाद जो उसका नाम ब्रिक्स रखा गया। चलते हैं अगली स्लाइड पे। हाँ, ब्रिक्स को बढ़ाने जाने के कारण क्या क्या थे। वर्तमान समय में उपस्थित लगभग सभी बड़े संगठनों जैसे कि वर्ल्ड बैंक या IMF और अमेरिका जैसे और अन्य पश्चिमी देशों का प्रभाव है। इसी वजह से एक ऐसे संगठन को बनाया गया जिसके द्वारा विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था को एक साथ लाया जा सके और इसके बीच सहयोग स्थापित किया जा सके। इसलिए किया गया। और उसके बाद जो है आपको बताया था मैं, उसके बाद भविष्य में यह सभी अर्थव्यवस्था और आपका जो है और इसकी सदस्य संख्या 5 हो गई। और सॉरी, ये नहीं है, हाँ, इसके बाद जो है, क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भविष्य में यह सभी
अर्थव्यवस्था विकसित देशों को टक्कर दे सकती है, और इसी कारण जो है गठनों का निर्माण किया गया। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, गठन के समय इस संगठन का नाम ब्रिक था, जिसे कि इसके सदस्य देशों ने नाम के पहले अक्षर से बनाया गया था। पहले अक्षर क्या था इसका? बी था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के संगठन में शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। और उसका ब्रिक्स की शुरुआत 2006 में हुई, रूस में हुई। इस ब्रिक को बनाने का सुझाव ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री जिम ओ'नेल द्वारा दिया गया था। इसके बारे में चर्चा 2006 में हुई, रूस में हुई थी, और इसका गठन 2009 में किया गया था। गठन के समय इसमें 4 देश शामिल थे और इसके ब्रिक कहा जाता था। 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक शामिल हो और यह ब्रिक्स में शामिल हुआ तो ब्रिक्स बन गया। इसकी संख्या 5 हो गई, और इसके बाद जो है इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा, जैसे कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और शंघाई चीन में है। अच्छा, इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई चीन में है, इसका जो मुख्यालय है ब्रिक्स का। और उसके बाद अगली स्लाइड चलते हैं। ब्रिक्स की शुरुआत 2006 में रूस में हुई। ब्रिक्स की बनने का सुझाव ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री जिम ओ'नेल द्वारा दिया गया। तो आपका जो है 2 नंबर या 3 में पूछ सकते हैं कि जिम ओ'नेल कौन थे, या कि जो रूस की ब्रिक्स की शुरुआत किसने की? जिम ओ'नेल अर्थशास्त्री, वो ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हैं, उनने की थी। तो उसके जो सुझाव थे वो भारत एशियाई देशों ने किए थे। और इसके बारे में चर्चा 2006 में रूस में हुई। इसका गठन 2009 में किया गया था, और गठन के समय इसमें 4 देश शामिल थे और इसके ब्रिक कहा जाता था, पहले से ब्रिक कहा जाता था। 2010 में ये तो पढ़ चुके हैं हम। इन देशों का मुख्य उद्देश्य अपनी अर्थव्यवस्था को उभारना है और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अपनी आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना, जिससे इनके सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके। आपस में राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा सहयोग करना, या देश के घरेलू और साझा चुनौतियों को आपसी सलाह द्वारा सुलझाने का प्रयास करते हैं। मतलब इनका उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि दो जो एशिया के देश हैं, जो ब्रिक्स के देश हैं, उनकी आपस में एकता रहे और अर्थव्यवस्था को उभारे, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और इनके सदस्य की संख्या अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। आपस में राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा सहयोग करना, देश घरेलू और साझा चुनौतियों को आपसी सलाह द्वारा सुलझाना प्रयास करता है। और इसकी अगली चलते हैं, अगली स्लाइड पर। मतलब इनका उद्देश्य यही है कि एक आपस में एकता बनाए रखना, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाना और आपस में मेल मिलाप बढ़ाना। इनकी ये ब्रिक्स के उद्देश्य थे। और उसके बाद अगले चलते हैं, ब्रिक्स का सम्मेलन कब कब हुए, कैसे कैसे हुए। ब्रिक्स का सम्मेलन, इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था वो 16 जून 2009 में हुआ था, जो कि याकाटेरिनबर्ग रूस में जो उसका पहला सम्मेलन 16 जून 2009 में हुआ था, रूस में याकाटेरिनबर्ग में हुआ। और इस सम्मेलन में 4 देश शामिल हुए, क्योंकि उस समय दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का देश सदस्य नहीं था। तो उस समय जो 2009 में जब पहला सम्मेलन हुआ तो उस समय जो था दक्षिण अफ्रीका उसमें शामिल नहीं था, तो इसलिए 4 देश में शामिल थे। और उस समय दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था, तो इसी का दूसरा सम्मेलन जब हुआ अप्रैल 2010 को, जब ब्राज़ील में हुआ, जो दूसरा सम्मेलन हुआ 15 अप्रैल 2010 को, तो ब्राज़ील में हुआ। तो इसी सम्मेलन के दौरान साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया, ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया, तो इसका नाम जो है ब्रिक्स पड़ा। तीसरा सम्मेलन 14 अप्रैल 2011 को चीन में हुआ, जिनमें उसका नाम ब्रिक्स के बदलकर ब्रिक्स रखा गया। और अब 2020 में इसका सम्मेलन रूस में है। मतलब कि जो इसमें सम्मेलन होते रहे साल भर चेंज होते रहते हैं सम्मेलन, कभी रूस में है, कभी आपका जो है ब्राज़ील में है, कभी चीन में है, तो इसमें नए नए सम्मेलन होते रहते हैं। अब 2020 में इसका सम्मेलन रूस में होने वाला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, तो हो भी सकता है मेरे ख्याल से। जैसा भी कंडीशन हो वो इनके ऊपर है। अच्छा, तो इसका जो सम्मेलन जब ये 2010 में जो सम्मेलन हुआ, जो रूस में सम्मेलन हुआ, ब्राज़ील में सम्मेलन हुआ, तो उसी में साउथ अफ्रीका को ऐड कर लिया गया। तो इसी के बाद जो है इसका नाम ब्रिक्स रखा गया। और अगली स्लाइड चलते हैं। एनडीबी बैंक, ये आपका मेन पार्ट है, याद रखना, सबसे बड़ा ब्रिक्स का मेन पार्ट है। एनडीबी बैंक क्या है, ये आ सकता है क्वेश्चन, 100% आ सकता है। तो इन देशों ने क्या करा कि इन देशों ने एक बैंक बनाया जिसका नाम एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यह भारत के सुझाव पर बनाया गया है।
यह बैंक 2014 में बनाया गया था। इसका काम क्या है कि प्रोजेक्ट को लोन देना, मतलब दूसरे देशों को प्रोजेक्ट के तौर पर लोन देना। यह बैंक इन देशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है, मतलब जो इसका मुख्यालय जो है वो चीन में है। और इसका जो बनाने का उद्देश्य वो जो दिया था वो भारत ने दिया था। 2014 में बनाया गया ये बैंक एनडीबी बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो याद रखना इसकी फुल फॉर्म भी और इसका उद्देश्य भी क्या है। एनडीबी बैंक कब बनाया गया, किस उद्देश्य के तौर पर बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य प्रोजेक्ट को लोन देना है, तो दूसरे देशों को प्रोजेक्ट लोन देना है और तकनीकी इन देशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करना है। इसका मुख्यालय कहाँ है, चीन में है, ये याद रखना। अगली स्लाइड पर चलते हैं। ब्रिक्स की विशेषता क्या क्या है। ब्रिक्स की देशों में विश्व का लगभग 40% जनसंख्या रहती है। जो ब्रिक्स की देश हैं, विश्व के संगठन है, उसमें विश्व के देश में 40% जनसंख्या रहती है। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले मुख्य 2 देश हैं, भारत और चीन। मतलब 40% है, उसमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो चीन की और भारत की है, इसमें शामिल है। तो विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश रूस ब्रिक्स का सदस्य है। मतलब जो ब्रिक्स का सबसे बड़ा सदस्य कौन सा है, वो रूस है। और रूस को छोड़कर बाकी सभी देश विकासशील हैं। भारत तथा चीन उभरती हुई शक्ति के रूप में आगे आ रहे हैं। और जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है, और इसको छोड़कर बाकी सब विकासशील देश हैं। ये विकसित देश है रूस, और बाकी सब विकासशील देश हैं। और जैसा कि भारत तथा चीन अपनी औद्योगिकी आधार पर जो जितनी तेजी से काम कर रहे हैं, जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से लगता है कि आने वाले समय में अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले समय में 2030 तक यह समूह अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। मतलब जो अमेरिका की आर्थिक शक्ति है, जैसे कि आपने पढ़ा शीत युद्ध का दौर, उसमें देखा होगा कि अमेरिका सबसे आगे, मतलब आगे है आर्थिक स्थिति में भी, और आपका जो सैन्य बल पे भी, और राजनीति में भी, आपका जो है भौगोलिक स्थिति में भी सबसे आगे जो अमेरिका निकल रहा है, उसको देखते हुए वो पीछे पिछड़ सकता है भारत और चीन से। भारत और चीन 2030 में सबसे आने वाली शक्ति में आगे निकल सकता है चीन अमेरिका से भी। चलते हैं अगली साइड पे। अब पढ़ेंगे हम इसराइल। इसराइल क्या है, इसराइल की पूरी विशेषता बताऊंगा मैं आपको इसमें। तो ये देख लेंगे आप मैप, ये इसराइल का मैप है, ठीक है। और आगे चलते हैं। ये देख लेंगे आप मैप। इस मैप में बता देता हूँ आपको मैं। इस मैप में आपने देखा होगा ये साउथ अफ्रीका का मैप है, और ये एशिया के मैप है, सॉरी ये एशिया का मैप है। और उसी के बीच में इसका नाम है इसराइल, इसी के बीच में स्थित है इसराइल, ठीक है ना। तो इसी में पढ़ने वाले हैं, पूरे दिखा देता हूँ, आगे दिखा देता हूँ आपको, आगे दिखा देता हूँ फुल जूम करके। हाँ ये देखो, ये देख रहे आप, ये गाज़ा है। गाज़ा से लेकर यहाँ से आपका ये देख रहे होंगे, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से होते हुए ऐसे, मतलब ऐसे आगे बढ़ा है। और इसमें देख होंगे इजिप्ट, ये मुस्लिम इलाके हैं, ये मुस्लिम इलाके हैं, सीरिया मुस्लिम इलाके हैं। और ये आसपास के इसके जो देश हैं वो मुस्लिम इलाके हैं। और इसके जो है ये देख होंगे गाज़ा। गाज़ा पहले, इसमें सबसे मेन मुद्दा जो है डिस्कस करेंगे हम गाज़ा के बारे में, बाद में डिस्कस करने वाले हम गाज़ा के बारे में। गाज़ा पहले इसमें ऐड नहीं था, लेकिन बाद में कैसे ऐड हुआ ये इसराइल में। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं जॉर्डन, इसके जो है आगे, मतलब इसके जो है आसपास के देश हैं, तो इनके साथ कैसे कैसे व्यवहार हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये रिमूव कर देता हूँ मैं। हाँ अब चलते हैं। ये देखो इसराइल संसार के यहूदी धर्मावलंबियों के आधार प्राचीन राष्ट्र का नया रूप है। इसराइल का नया राष्ट्र 14 मई सन 1948 को अस्तित्व में आया। जो इसराइल है वो 14 मई 1948 में अस्तित्व में आया। इसराइल राष्ट्र प्राचीन फिलिस्तीन अथवा पैलेस्टाइन का ही बृहत भाग है। मतलब जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन का ही भाग इसराइल है। लेकिन क्या वो 1948 में, जैसे कि भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, अलग बनकर एक नया देश बना, वैसी उसी तरह से चीन से अलग होकर 14 मई 1948 को ये इसराइल एक अलग देश बना। जैसे कि पाकिस्तान बना था इंडिया से अलग होकर, भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना, उसी तरह से इसराइल फिलिस्तीन से अलग होकर एक अकेला देश बना, वो अलग देश बना। और यह विश्व का अकेला यहूदी देश है। आज़ाद होने के बाद
इसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या आई? इसके आसपास के जो मुस्लिम देश थे, आज़ाद होने के तुरंत बाद मिस्र, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने इस पर हमला कर दिया। मतलब कि जो इसके आसपास के देश थे, ये फिलिस्तीन से तो अलग हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इसके जो आसपास के देश थे, मिस्र, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने इस पर हमला कर दिया और यहीं से शुरुआत हुई अरब इजराइल वार की। तो इसमें जो क्या हुआ कि जो कि 1948 से लेकर 1949 तक चला, इसमें इजराइल जीता और उसने एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। मतलब क्या हुआ कि जब इन्होंने 4 देशों ने, मिस्र, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने इस पर हमला कर दिया, तो ये 1 साल तक चला। 1 साल तक चलने के बाद इसमें जो है इजराइल जीता और उसने उसने एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इजराइल जीत गया इसमें, और इजराइल ने क्या करा कि एक बड़े क्षेत्र पर भी हमला, जो एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, वो कौन सा, तो वो भी बताएंगे हम आपको। तो इजराइल की राजनीतिक विशेषता क्या क्या है? यहाँ की राष्ट्रीय भाषा हिब्रू है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। राष्ट्रपति रेवन रिवलिन है। प्रधानमंत्री बेंजामिन है नेतन्याहू। यहाँ पर भी भारत की तरह संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। इजराइल की राजधानी है वो हिब्रू है, याद रखना, हिब्रू है राजधानी जो इसकी इजराइल की। और इजराइल की जो राजधानी राष्ट्रीय भाषा हिब्रू है और राजधानी यरूशलेम है। राष्ट्रपति कौन है? रेवन रिवलिन है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। और यहाँ पर भी भारत की तरह संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित है। और चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या है। और जो जून युद्ध 1967 क्या है, 6 डे वार क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। 1967 में क्या हुआ कि 1967 में इजराइल के आसपास के देशों, जॉर्डन एवं अन्य अरब देशों ने इस पर एक साथ हमला किया। पिछले युद्ध की तरह इस युद्ध में भी इजराइल ने इन सबको हरा दिया। मतलब क्या हुआ कि जब 1948 में जब इजराइल अलग हो गया फिलिस्तीन से, तो 4 देशों ने इस पर हमला करा, लेकिन उसमें जो है इजराइल जीता। उसके बाद भी 1967 में इजराइल पर फिर दोबारा हमला कर दिया। उसके जो आसपास के देश थे, जॉर्डन एवं अन्य अरब देश थे, उस पर हमला कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी इजराइल ने इन सबको बड़ी आसानी सिर्फ 6 दिनों के अंदर हरा दिया। मतलब जब तो 1 साल लगे था, लेकिन इसमें जो है अब की बार 1967 में तो 6 दिन के अंदर हरा दिया। इसे ही 6 डे वार भी कहते हैं। इस युद्ध में इजराइल ने गाजा पट्टी पर भी कब्जा कर लिया। जो गाजा पट्टी मैंने आपको दिखाया था मैप में, उसी को उन्होंने अपने देश में मतलब कब्जा कर लिया। अपने यहाँ कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद उसे अपने यहाँ स्थापित कर दिया। और अपना इसका जो क्षेत्रफल है वो 3 गुना बढ़ा लिया गया। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पर देखते हैं इसलिए इजराइल की भौगोलिक विशेषता क्या क्या है। इसके आसपास लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र जैसे मुस्लिम देश हैं। कुल क्षेत्र इसका जो है 22,145 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या इसकी जो है 85 लाख। दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित, विश्व में कहीं भी जन्म लेने वाला यहूदी व्यक्ति इजराइल का नागरिक होगा। मतलब कि जो इसके आसपास के जो मुस्लिम देश हैं, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र, इसके मुस्लिम देश हैं। और कुल क्षेत्रफल इसका जो इजराइल का कुल क्षेत्रफल है वो 22,145 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। और इसकी जो संख्या है, जनसंख्या, वो लगभग 85 लाख है। और दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित, मतलब दक्षिण या पश्चिम एशिया में कहीं भी स्थित, विश्व में कहीं भी जन्म लेने वाला यहूदी व्यक्ति इजराइल का नागरिक होगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है। और चलते हैं अगली स्लाइड पे। इसकी जो सैन्य विशेषता क्या है, इसकी ये जो मिसप्रिंट है मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये सैन्य है, ठीक है। सैन्य विशेषता है इसकी, ये गलत टाइप हो गया है। इसकी सैन्य विशेषता क्या है? इसकी सैन्य जो विशेषता है वो है इसकी शक्ति के आधार पर इजराइल विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में जो है इजराइल सबसे बड़ा 8वां बड़ा देश है। इसकी सैन्य में लगभग 35 लाख सैनिक हैं। और इजराइल में सेना में महिलाओं को भी शामिल किया जाता है। सभी स्कूल विद्यार्थियों को, सबसे बड़ी बात क्या है कि सभी स्कूलों में और विद्यार्थियों को क्या करा जाता है कि आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। और सैन्य प्रौद्योगिकियों में इजराइल बहुत ज़्यादा आगे हैं। अन्य देशों के मुकाबले
इसराइल में लड़कों को कम से कम 3 साल और लड़कियों को 2 साल के सेना में काम करना अनिवार्य होता है। यह सब सैन्य हथियारों में सक्षम नहीं है, बल्कि इनका निर्यात भी सबसे बड़ा स्तर पर है करता है। तो मतलब क्या है, इसमें सबसे बड़ा विशेषता क्या है कि जो इनकी विशेषता क्या है, ये इनके जो इसराइल में जो विद्यालय हैं, स्कूल हैं, उनमें क्या है कि विद्यार्थियों को आर्मी की ट्रेनिंग भी दी जाती है, सबसे बड़ी बात। और प्रौद्योगिकी के स्तर पर इसराइल सबसे बड़ा आगे, और अन्य देशों के मुकाबले इसराइल में लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल का काम करना अनिवार्य, सेना में काम करना अनिवार्य होता है। और यह सब हथियारों में सक्षम नहीं है, तो बल्कि इनकी निर्यात भी सबसे बड़ा स्तर पर होता है। और आपको जो पढ़ा देता हूँ मैं, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है आपका इसराइल। अब हम देखेंगे इसकी आर्थिक विशेषताएं। जीडीपी के आधार पर इसराइल का विश्व में 21वां स्थान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसराइल विकसित देशों से भी ज़्यादा आगे है। व्यापार के मामले में इसराइल अपने आकार के हिसाब से बहुत ज़्यादा आगे है। नवीन प्रौद्योगिकी को विकसित करने और उन्हें दुनिया में निर्यात करना इसराइल का मुख्य काम है। मतलब कि क्या है कि जो इसराइल है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है, वो ये है कि जीडीपी के आधार पर इसराइल विश्व में अपना 21वां स्थान है। इसका जो है 21वां स्थान है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसराइल विकसित देशों से भी ज़्यादा आगे हैं। जो विकसित देश हैं उनसे भी आगे हैं इसराइल। और व्यापार के मामले में इसराइल अपने आकार के हिसाब से बहुत ज़्यादा आगे हैं। नवीन प्रौद्योगिकी को विकसित करने और उन्हें दुनिया में निर्यात करना इसराइल का मुख्य काम है। तो इसी की जो सारी विशेषता है वो यही है। मतलब ये जो अपने जब फिलिस्तीन से अलग होकर, तो इसके ऊपर मतलब कई कई बार हुआ है, लेकिन जीता तो कौन, वो यही जीता था आपका जो है इसराइल। और उसके बाद जो है जब दूसरा युद्ध हुआ 1967 में, आपको याद रखना है, पहला युद्ध जो 1948 में जब ये अलग हुआ था फिलिस्तीन से, जब हुआ था। और दूसरा युद्ध आपका जो है 1967 में हुआ था। जब 1967 में जब ये हुआ था, तो गाजा पट्टी को इनने कब्जा कर लिया था, जब इसका जो है क्षेत्रफल और भी बड़ा हो गया था। और उसके बाद जो है मैं बता देता हूँ उसका। और सबसे बड़ी विशेषता जो है इसकी, अगर आपको विशेषता देखोगे, इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो है आर्थिक विशेषता है। वो कैसे, वो कि जो जो वहाँ के स्कूल हैं, उनको जो है सभी विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी की। और 3 साल लड़कों को 3 साल, लड़कियों को 2 साल की जो है सेना में भर्ती, मतलब आपको करना ही करना है, ये कंपलसरी होता है। और इसकी जो आर्थिक विशेषता है वो भी सबसे बड़ी है। 21वां स्थान है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर पर इसराइल का। और आपका जो है व्यापार के मामले में अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा आगे हैं। नवीन प्रौद्योगिकी को विकसित करना और उन्हें दुनिया में निर्यात करना इसराइल का मुख्य भी काम होता है। जो मुख्य इसका काम है निर्यात करना, और इसराइल का काम है इसका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। आई होप आपको समझ आया वो सारा। थैंक यू। अगर नहीं आया हो तो दोबारा आप वीडियो को देख सकते हैं, और देखने के बाद आपको सारी में आ जाएगा समझ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू।